हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जीतू की गाड़ी पर पथराव, बीजेपी का नौटंकी वाला दांव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर हमला, कथित हमला होने की बात सामने आती है और इसके बाद बीजेपी का कहना है कि ये सब नौटंकी है, सब कुछ किसी तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह किया गया है। क्या है पूरी कहानी, पहले तो इसको समझें। क्या था मामला, कहाँ हुआ हमला, क्यों हुआ हमला, क्या कहना है जीतू पटवारी का, क्या कहना है बीजेपी का, फिर डिबेट की तरफ लौटते हैं। तो पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रविवार को रतलाम में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का काफिला गुजरा, धाकड़ समाज के लोग काले झंडे लेकर खड़े हो गए। नारेबाजी हुई, काले झंडे दिखाए गए और गाड़ी पर पथराव हुआ। पत्थर लगने से पटवारी की गाड़ी का शीशा टूट गया, हालांकि वो बाल बाल बच गए। हमले के बाद पटवारी ने सीधा आरोप लगाया कि ये जान से मारने की साजिश है। गाड़ी चल रही थी, कुछ 5-25 लोग आए, पत्थर गाड़ी में लगा, कांच फूट गया, हमारी गाड़ी आगे आ गई, तो वहाँ पुलिस खड़ी थी। तो ये चौथा हमला है मुझ पे। मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे पार्टी के लोग गए थे कि इस पर सुरक्षा देनी चाहिए, कभी नहीं देते हैं। यानी उनकी भी मंशा ऐसी है कि हमला करो इस पे, तो मेरी हत्या करके भी नशा मिट सकता है, तो लड़ूंगा। पटवारी पर हमले के बाद सियासत उफान पर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। निश्चित तो वो एक पार्टी के चीफ हैं, इसलिए सुरक्षा होनी चाहिए। और भी जितने ऐसे प्रभुत्व जो कांग्रेस पार्टी के हों या किसी पार्टी के हों, उनकी सुरक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये गृह विभाग को देखना चाहिए और ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में डीजीपी को ज्ञापन भी सौंपा और पीसीसी चीफ की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की। इस घटना की जड़ पटवारी का हालिया बयान है। कुछ दिन पहले रतलाम बीजेपी के नेता के एक वीडियो को लेकर उन्होंने धाकड़ समाज को दोषी ठहराया था। इस बयान से पूरा समाज नाराज है। बीजेपी ने पथराव की घटना को पटवारी की नौटंकी बताया। जीतू पटवारी जी को भारतीय जनता पार्टी की अमन चैन पसंद सरकार में किसी से खतरा नहीं हो सकता। अगर उनको असल खतरा है तो अपने ही कांग्रेसियों से, उन आस्तीनों के हिसाब से हैं जो सदैव उनको डसने के लिए घूमते रहते हैं, वे उसकी चिंता करें। बाकी सबकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पुलिस ने इसमें एफआईआर भी दर्ज की है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके हाथ से वो शीशा टूटा, पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई हमला नहीं हुआ, सिर्फ कोरी राजनीतिक नौटंकी। जीतू पटवारी प्रदेश की राजनीति में अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रतलाम में पत्थरबाजी की इस घटना ने प्रदेश की राजनीति को नई गर्मी दे दी है। एक और कांग्रेस इसे जानलेवा हमला बताकर सुरक्षा पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे राजनीतिक ड्रामा बता रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हमला कांग्रेस के लिए जनता की सहानुभूति वाली संजीवनी बनेगा। तो आपने देखा क्या है पूरा मसला। और राजनीति में अब अगर किसी नेता के खिलाफ कोई अपशब्द कहा जाए या किसी नेता पर हमला हो जाए तो ये तुरंत एक सहानुभूति की लहर में तब्दील होने वाला मसला हो जाता है। और यही वजह है कि अब कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंतज़ार किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब पर भी एक हमला हुआ था जब वो चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे, और उसके बाद ये बात शुरू हो जाती है कि अब बहुत बढ़िया हो गया, ये अब जीतना तय हो गया। चुनाव में जीत हार इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, और जैसे कहा जाता है कि मोहब्बत और युद्ध में, जंग में सब जायज़ है, वैसे ही अब इस तरह की चीज़ें भी हम सुन रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, सब हमको तो ये गाली दे दी, ये कोस दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। क्यों ऐसी स्थितियां बन रही हैं, क्यों अपशब्द बोले जा रहे हैं, पहला सवाल तो यही है। क्यों हमले किए जा रहे हैं, दूसरा सवाल यही है। और ये अच्छी परंपरा नहीं है लोकतंत्र में कि अगर इसका फ़ायदा उठाने की बात है तो ये भी बिल्कुल अच्छी परंपरा नहीं है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या जीतू पटवारी पर हुए हमले के बाद कांग्रेस सहानुभूति का कार्ड सामने लेकर आ रही है?
पटवारी पर हमला धाकड़ समाज की नाराजगी या प्रशासन की लापरवाही? पीसीसी चीफ पर हमले को सियासी नौटंकी क्यों बता रही है बीजेपी? चलिए मेहमानों की तरफ चलेंगे, डिबेट की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हैं नवनीत शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी हैं, उनका बहुत स्वागत है। नवनीत जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, और जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसके मद्देनज़र भी आपकी टिप्पणी, और जो जीतू पटवारी जी और कांग्रेस का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और ये उन पर हुआ चौथा हमला है, कैसे देखते हैं आप जी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैचारिक अंधत्व पैदा हो रहा है वो एक बहुत बड़ी, राजनेताओं से वैचारिक मतभेद होना या किसी के बारे में कुछ बोलना यह अलग विषय होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं से लाभ लेने की कोशिश तो कतई नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये स्थिति आनी ही नहीं चाहिए, और अगर ये आ रही है और अगर आप पे कोई हमला हो रहा है तो आपको ये समझना होगा कि कहीं आपके बोलने से किसी को कोई तकलीफ हुई है क्या, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि आप पर इस प्रकार से जो भी लोग हमला कर रहे हैं वो वैचारिक मतभेद के कारण आपसे हमला करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस प्रकार की पौध पैदा कर रहे हैं अपने विचारों के समर्थन में, वो आने वाले समय के लिए किसी भी नेता के लिए अच्छी नहीं होगी। पिछले समय में एक बड़ा हमला दिल्ली में भी एक किसी पे हुआ था, तो सभी नेताओं ने उसकी भर्त्सना की थी कि नहीं, ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनेता 24 घंटे सड़कों पर रहते हैं और 24 घंटे उनकी जान खतरे में रहती है। मतलब उनके लिए तो कोई रोना ही नहीं ना, कि सबसे आसान चीज होती है। अब्राहम लिंकन कहते थे ना, यदि कोई तय कर ले मेरे को मारना है तो कितनी भी सुरक्षा मेरे को मार लेगा मुझे। सवाल उठता है कि आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उसमें राजनेताओं को शहर की अमानत भी समझना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि वैचारिक मतभेद होने के बाद भी वो एक राजनीति कर रहा है, किसी दल से जुड़ा है, किसी दल की विचारधारा से जुड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की राजनीति को इस देश में जगह नहीं मिलना चाहिए, और अगर कोई इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है कि वो अपने मौके का फायदा और मौके की नजाकत उठा के अगर कर रहा है तो वो भी एक्सपोज हो जाएगा समय के साथ में। ये सब चीजें हैं गलत। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल आपने उठाया, चाहे रेखा गुप्ता जी पर हुआ हमला हो या अरविंद केजरीवाल जी पर, या उसके पहले महाराष्ट्र के और देश के वरिष्ठ नेता पवार साहब पर हुआ हमला हो, शरद पवार पर, या उसके पहले आप चलें तो इंदिरा गांधी पर हुआ हमला हो, या उसके पहले चलें तो महात्मा गांधी पर हुआ हमला हो। आखिर नेता सबको प्रसन्न करके तो नहीं चल सकता, ये तो सही बात है। कहीं ना कहीं उसके कार्य, उसकी बातें किसी न किसी को नापसंद आती ही हैं, और इसका रूप इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो हमले में तब्दील हो जाता है, असहिष्णुता में तब्दील हो जाता है। और दूसरी तरफ अब ये भी हो गया है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भी ऐसी बातें सामने आती हैं। आशीष जी, किस नज़रिए से देखते हैं? पहला तो उनकी पार्टी की तरफ से भी ये बात आई है, लेकिन और मजबूत आश्वासन चाहिए कि अगर चाहें तो इसकी जांच करा ली जाए, उच्च स्तर पर जांच करा ली जाए, कौन थे हमलावर, क्या वजह थी। जी आशीष जी। भरत जी, उस मामले में एफआईआर भी हुई है, और जिन लोगों ने भी वीडियो देखा है कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में काले झंडे थे, उन्होंने आंदोलन करने की पहले सूचना भी दी थी, चेतावनी भी दी थी। जो एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी भी पद का रहने वाला पदाधिकारी हो, सबसे शब्दों की, अच्छे शब्दों के चयन की अपेक्षा समाज करता है। आपने देखा होगा कि पहले इनके पार्टी के नेता ने ऐसा कहा था कि मोदी सरनेम या मोदी ही चोर क्यों होता है, और उसके बाद पूरे देश भर में बवाल मचा था कि आप किसी समाज विशेष को इस तरह से इंगित करके नहीं कह सकते। हर समाज में कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, लेकिन पूरी समाज को आप अपराधी मान लेंगे, पूरी समाज को कटघरे में खड़ा कर देंगे, ये ठीक नहीं मानते। ताजा जो मामला रतलाम क्षेत्र का है, वहां पर जिन लोगों ने वीडियो देखा, जीतू पटवारी जी वहां उतरे भी, उनसे माफी भी मांगी कि मैंने गलत ये शब्द कह दिए, और जिस किसी व्यक्ति ने भी उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, ऐसा जो कि कहा जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है और पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक जनप्रतिनिधि की, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है, इसकी चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं। वीडियो में भी हम देख रहे होंगे पुलिसकर्मी उनके गाड़ी के काफिले को निकला रहे हैं। तो ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे बयानों के कारण, हमारी किसी बात
के कारण समाज में आक्रोश नहीं फैलेगा। अगर अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो बरसों से राजनीति होती आई है। ऐसी घटना इक्का दुक्का ही प्रकाश में क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों का लेकिन आशीष जी कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक किसी न किसी बात से तो कोई तकलीफ किसी को पहुंचेगी। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहे, और अगर ऐसी स्थितियां हैं तो इंटेलिजेंस का इनपुट भी होना चाहिए, क्योंकि सही बात है, चाहे नेता बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, वो समाज की अमानत है, थाती है। एक नेता आप और गौतम जी मेरे सामने हैं, आप तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। आशीष जी, आप जानते हैं कि कितनी कठिनाई से किसी क्षेत्र का एक नेता 25-30 वर्षों की मेहनत के बाद जिस तरह फसल परवान चढ़ती है, एक नेता तैयार होता है उस क्षेत्र का, अमूल्य धरोहर है, उसकी रक्षा के लिए तमाम प्रावधान करना भी ज़रूरी। लौटूंगा मैं इस सवाल पर। गौतम जी, आपने सुनी बातें, कहिए क्या कहना है आपका? देखिए शरद जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आशीष जी जो कह रहे हैं कि अगर कोई नेता गलत शब्द बोलेगा तो उसको इस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं शरद जी कि अगर पैमाना रहा तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री की किस तरीके से वीडियो वायरल हुई थी चुनाव के समय में, या मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा या हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं हमारे नेताओं को, किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो ये पैमाने ऊपर से सेट होना चाहिए, और अगर इस तरीके की गलत भाषा के ऊपर अगर ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लग जाएं तो मध्य प्रदेश की सरकार को ये मान लेना चाहिए कि वो नेताओं की सुरक्षा में अक्षम है। हमने इसके पहले भी देखा कि जीतू पटवारी जी पर ये कोई पहला प्रयास नहीं है इस तरह का। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार को अपनी अक्षमता मानना चाहिए, या फिर मानना चाहिए कि जो लोग हमला कर रहे हैं उनके पीछे किसी न किसी का संरक्षण है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोलकर अपने कर्तव्य से मुकर नहीं सकती है। उसे चाहिए कि हमारे नेताओं को सुरक्षा दे, और अगर जीतू पटवारी जी पर आइंदा कोई हमला होगा तो ये कोई सहन के योग्य बात नहीं है। हल्का यदि वो बोलेंगे, बिना सोचे समझे बोलेंगे तो समाज की प्रतिक्रिया होगी। कहीं ये प्रयास तो नहीं किया गया है कि पूरी कांग्रेस को धमका दिया जाए, तो पूरी कांग्रेस को धमकाने का ये प्रयास मुझे अधिक अच्छा, ये बताइए गौतम जी, कि सुचिता की बातें करें। क्या जीतू पटवारी जी ने वहां खेद भी जताया है कि उनकी जो टिप्पणी धाकड़ समाज को लेकर थी, कोई उस पर भी उनकी टिप्पणी आई है? नहीं, निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने किसी समाज को, पूरे समाज को वो नहीं किया, इंगित नहीं किया है। उनका निश्चित रूप से आशय उस व्यक्ति से था जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार किया है राजमार्ग पर। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ये पहला मौका तो है नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह की हम बातें सुनते रहे, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी को समर्थन दिया, कुलदीप सेंगर को समर्थन दिया। तो देखिए, ये उदाहरण तो नए नए आते रहते हैं। तो उनका निश्चित रूप से उस अपराधी के विरुद्ध इंगित करना था जिसने कृत्य किया था, लेकिन उसको पूरा समाज आक्रोशित हो जाए ऐसा मैं नहीं मान सकता। मेरा तो यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई जीतू पटवारी की लोकप्रियता से, और ये उन पर प्रायोजित हमला था। लेकिन सवाल ये भी है गौतम जी, देखिए कोई यहाँ डिफेंड करने की किसी को बात नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस दोनों में ऐसी घटनाएं समान रूप से कई बार सामने आती हैं कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के कृत्य को पूरी पार्टी के माथे पर मढ़ दिया जाए। आपके यहाँ एक बड़े दिग्गज नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई अर्थ नहीं रहता उसका, उनकी चीज़ें सामने आई थीं, लेकिन क्या वो कांग्रेस का कृत्य हो गया? क्या हम ये कह दें कि सारी कांग्रेस पथभ्रष्ट हो गई है, सारी बीजेपी पटरी छोड़ गई है, सारी समाजवादी पार्टी पटरी छोड़ गई है? ये चीज़ें किसी पार्टी के माथे पर। फिर दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि भीड़ ऐसी क्यों हो रही है? ये मैं महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं? मध्य प्रदेश का ये बहुत ही अच्छा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के कृत्य से पूरी पार्टी कटघरे में नहीं खड़ी की जा सकती, लेकिन आमतौर पर देखा जाना चाहिए कि बहुमत किस पार्टी के लोगों का है जो इस प्रकार की हरकतें लगातार हो रही हैं। क्या इनमें सत्ता का मद छा गया है? मदांध होकर भी, सत्ता के मदांध होकर भी नेता लोग ऐसा आचरण करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से 11 साल से केंद्र की सत्ता में होगा और 20 वर्ष से अधिक मध्य प्रदेश की सत्ता में हो गए भारतीय जनता पार्टी को। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उनके अपने लोगों को बोलना चाहिए कि अपने आचरण में सुधार करें। जीतू पटवारी जी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से कुछ अपेक्षा रखते हैं, या यही है आपकी अपेक्षा? हमारे साथ आशीष जी है, मैं पूछ रहा हूं उनसे कि सरकार सुमोटो एक्शन लेकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। गौतम जी, संक्षेप में। बिल्कुल, सरकार से हमारी मांग है कि जीतू पटवारी जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमारे जो भी प्रमुख नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि कल को यदि पूरी कोई बड़ी घटना होती है। आशीष जी, जवाब दीजिए। की सरकार इसके लिए अपने आप को विपक्षी दल के
विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष जी की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चैतन्य है, पूरी तरह चाक चौबंद उनकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, चाहे मध्य प्रदेश की समस्त महिलाओं को शराबी बता देने का मामला हो, चाहे ये ताजा धाकड़ समाज का मामला हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के कई सारे ऐसे बयान हैं जो उनको बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। बयान देना तो हमारे हाथ में है, हम अगर अच्छे बयान देंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक। जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि आखिर हमारी भाषा कैसी होती चली जा रही है। गौतम जी, आता हूं मैं आपकी तरफ, शुक्ला जी की तरफ। शरद जी, एक लाइन कहने की अनुमति दे दीजिए। बोलिए। मैं ये चाहता हूं कि आशीष जी हमेशा से बहुत अच्छी डिबेट्स करते रहे हैं, लेकिन ये जो सीख उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दी, कांग्रेस पार्टी इसे मानेगी, लेकिन उन्हें ये सीख उनको भी देना चाहिए जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी। विजय शाह जी को भी ये सीख आपने दी थी कि देश के एक वीरांगना को आतंकवादियों की बहन बता दिया, पूरे समाज को आप ऐसा कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? क्या कोई पार्टी किसी भी नेता के, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, मैं इसको फिर दलीय घेरे में नहीं समेट रहा हूं, क्या पीठ थपथपाएगा वो बुलाकर ऐसे बयानों पर? क्या ये कहेगा शाबाश, तालियां बजा रहे हैं हम लोग, आप अगली सभा में फिर यही शब्द बोलिएगा? गौतम जी, हम लोग देखिए, राजनीति अलग है। आपको क्या लगता है कि चाहे ये मसला आपकी पार्टी में होता, हम फर्ज करें ये घटना आपकी पार्टी में होती, क्या जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार और राहुल गांधी पीठ थपथपाते? क्या सवाल ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक विजय शाह का इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए था। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में मामला। अब देखिए, बिल्कुल पहली सी मोहब्बत न मांग, विजय शाह से तुलना मत कीजिए, पहली सी मोहब्बत न मांग। अब वो जमाने हवा हुए जब लाल बहादुर शास्त्री एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा लेके चलते थे गौतम साहब। अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। वृद्धों से जब भी पूछा तो एक यही उत्तर पाया। शुक्ला जी, आपने सुनी अब तक की चर्चा, जहां तक हम जिस स्टेशन तक आए हैं, एक मुकम्मल टिप्पणी आपकी। जी जी। निश्चित रूप से शरद जी, अब इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं के बयान के साथ में बहुत सारे लोग जो दूसरे दलों में मानसिक रूप से तैयार किए जाते हैं, उनको बिल्कुल तैयार करा जाता है कि आप जो है इस पर आपको रिएक्ट करना है, और पीछे से जो है एक हवा दी जा सकती है। एक इसका उदाहरण आज इंदौर में है कि राहुल गांधी की सभा में जिस आदमी ने मंच पर जाकर जो भी मोदी जी की माताश्री के बारे में कहा, और उसको लेकर जो है बाकायदा एक खंडन भी हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कहा नहीं, कोई मंच पर अचानक आके गाली बकना शुरू कर दे तो आप क्या कर लोगे। ये तो एक सामान्य घटना है जो हर आदमी के चेहरे को देख के अंदाज नहीं लगता है। पर अब चूंकि राजनीति भुनाने का काम है, तो आज जैसे इंदौर में हुआ कि सारी भाजपा जो है आज महिलाओं को ढूंढ ढूंढ के लाकर, बसों में भर भर कर लाकर कांग्रेस कार्यालय के सामने एक प्रदर्शन हुआ। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने उस भाषा का समर्थन किया या राहुल गांधी ने उस भाषा को समर्थन किया? पहले दिन से होगा कि भाई जिस आदमी को हम जानते नहीं, अचानक कोई मंच पे आ जाए, बहुत सारे लोगों को फोटो खींच जाते हैं नेताओं के साथ में, और ये माना जाता है कि ये आपके साथ है। आजकल बहुत आसान हो गया, किसी के साथ फोटो खींच लो और उसके बाद में उस नेता को बदनाम करते रहो। तो इस प्रकार की जो परंपराएं समाज में पैदा हो रही हैं, ये समाज को भी दूषित कर रही हैं, राजनीति को तो दूषित कर ही रही हैं। आज गडकरी जी ने बोले कि जो आदमी जितना बड़ा जादूगर होता है, झूठ बोलने वाला होता है, वो उतना बड़ा लोकप्रिय नेता हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज के चेहरे को देखते हुए राजनीति के चेहरे को अपने आप को सुधारने की एक आदत होना चाहिए। और जब आप दूसरों पे उंगली उठाने की और इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, तो भाषा का, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट व्यक्ति तो इतने साल रहा राजनीति में, पर भाषा को लेकर कभी किसी ने ये नहीं कहा, कांग्रेस हो या कोई भी, कि उनकी बात कही हुई बड़े से बड़ी बात वो इतने लहजे में कह जाते थे कि बात लगती भी नहीं थी और लोगों को लगता था कि क्या बात कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को अपनी भाषा बहुत सहज करना चाहिए, और ये सब सीखने का समय है कि जब आपका ठीक समय नहीं हो, राजनीति में आप विपक्ष में हो, तो आपको भाषा पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि लोग आपका सम्मान, विपक्ष भी करे और पक्ष भी करे आपका सम्मान, के नहीं यार भाषा बहुत उनकी सुंदर और व्यवस्थित है। मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है इस समय। बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में एक बड़ा अंतर ये भी है कि अब नॉन पॉलिटिकल लोग, कंसल्टेंट बहुत तगड़े हो गए। क्षमा करेंगे जितने भी अराजनीतिक सलाहकार हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी फर्म लेके मैदान में उतरते हैं और रातों रात करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर और सलाहकार की भूमिका लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास ये भी एक जादू, वो छड़ी लेकर आते हैं कि किसी विवादास्पद कंटेंट को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उसको एक पत्थर बना दिया जाए जो प्रतिद्वंदी का माथा फोड़ दे।
ये परंपरा भी बहुत खराब हो गई है। नहीं तो पहले यही कहा जाता था, मैंने एक बार कैलाश जोशी जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा अगर हमारे सामने कांग्रेस का प्रतिद्वंदी आ जाता था तो कई बार तो ये होड़ लगती थी कि अगर वो उम्र में हमसे छोटा है तो वो कैसे हमसे आशीर्वाद ले ले, या हमसे उम्र में बड़ा है तो हम कैसे उसका आशीर्वाद ले लें। लेकिन ये परंपराएं कहाँ चली जा रही हैं? अब तो ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दल या जो प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं। आशीष जी, बहुत समझदार और बहुत गहरा व्यक्तित्व है आपका। अपेक्षा रखूंगा कि ये परंपरा हम कहीं और ना देखें, शुरू करें इस परंपरा को, छोड़ें कि क्या चल रहा है बाजार में, क्या बिक रहा है, कौन क्या अपने झोले में लेकर आया है। छोड़िए सर इसको, आइए आगे बढ़िए। और आप ही नहीं, राजनीति में जी आशीष जी, भारतीय राजनीति में आपने उत्तर प्रदेश से जातिवादी आंदोलन को खड़े होते हुए देखा और कई सारे ऐसे नेताओं को देखा जो सरेआम कहते थे कि इनको मारो जूते चार, और ये आज उनकी क्या स्थिति है। भारतीय समाज कभी भी अभद्र भाषा को, हल्के शब्दों को स्वीकार नहीं करता और इसलिए वो नेता और वो राजनीतिक दल नेपथ्य में चले जाते हैं। ताजा मामले में राहुल गांधी से लेकर जीतू पटवारी तक और कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रहा है, वो अशोभनीय है। और इसलिए यदि वाणी से फूल बरसाओगे तो फूल मिलेंगे, पत्थर बरसाओगे तो पत्थर मिलेंगे। और इसलिए बड़े नेताओं को चाहिए कि अपनी वाणी को अच्छा रखें, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में हैं। आज हम कह रहे हैं, कल हमको सुनना भी पड़ेगा। आज हम सुना रहे हैं तो कल हमको कहने वाले भी लोग होंगे। समय बदलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए जिस संस्कृति का विकास आप करोगे वही संस्कृति वापसी में आपको मिलेगी। मेरा तो कांग्रेस के नेताओं को सलाह है, मध्य प्रदेश का वातावरण बहुत अच्छा है, हमारी सरकार कभी विपक्ष को दबाना नहीं चाहती। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि विपक्ष के सभी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद, उसको किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी जाएगी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी चिंता करके ही बोलना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि कई बार कुछ साहित्य की जरूरी नहीं है हर राजनेता साहित्यकार हो या वो कविताएं लिखता हो। ये भी एक अच्छा संयोग है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री भी कविताएं लिखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कविताएं लिखते रहे, और कांग्रेस के एक दिग्गज मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र कृष्णायन जैसा अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखा है कृष्ण जी पर, जो मध्य प्रदेश की राजनीति के लौह पुरुष गए। लेकिन कम से कम आपके भाषणों में, माफ़ कीजिएगा मेरी विनम्र शिकायत है, अब ना मुझे हरिशंकर परसाई का कोई व्यंग झलकता हुआ दिखता है, न शरद जोशी जी की कोई टिप्पणी दिखती है, और न दुष्यंत कुमार जैसे कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के आपके अपने रचनाकार हैं, आप कौन सी भाषा ले रहे हैं? हो सकता है आप किसी सलाहकार की भाषा ले रहे हो, वो बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, एजेंसी चलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा उससे अलग भी हटिए, अभी कहीं और भी देखिए, जरा समझिए, भाषा को संस्कारित करिए। ये इधर उधर मत देखिए, आप अपने खुद गिरेबान में झांकिए कि आपकी भाषा कैसी है। गौतम जी। शरद जी, मैं आशीष जी की एक बात से बहुत सहमत हूं। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। और लेकिन इसका जो प्रादुर्भाव है वो सीधे ऊपर से होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इस देश में बड़े से बड़े नेताओं ने किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया। मैंने अपने पहली टिप्पणी में भी कहा कि किसी को हाइब्रिड बछड़ा बोलना, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, किसी की पत्नी आपके यहाँ को, भी बहुत या मिल जाएंगे सर, इसमें मत अटकिए, आगे बढ़िए। नहीं, मैं शरद जी, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन परंपरा कहां से शुरू होना चाहिए? सबसे ऊपर के नेताओं से, टॉप मोस्ट से शुरू होना चाहिए, और वो नीचे तक आना चाहिए, जिससे कि लोग फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। कितना अच्छा उदाहरण दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का नवनीत शुक्ला ने। क्यों नहीं वो परंपरा दोबारा कायम हो सकती है? मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखा के क्यों नहीं बोलना चाहिए कि मैं अपने बोले गए शब्द वापस लेता हूं, मैंने किसी को शूर्पणखा से तुलना नहीं की, मैंने किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं बोला। उनको स्वीकारना चाहिए, पूरा देश स्वागत करेगा उस चीज का, और कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आगे होकर स्वागत करेगी कि नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारी तरफ से एक भी गलत टिप्पणी नहीं होगी। देखिए, बड़ा कठिन है समझना और समझाना। जब हम सशर्त माफ़ी की भी मांग करते हैं कि सशर्त हो, कंडीशनल हो, ये जबकि माफ़ी का सिद्धांत यही है, गांधी जी ने भी यही कहा है, ये कौन कहेगा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो, पहले वो सामने खड़ा हो जिसने एक भी गाली न दी हो, जिसने एक भी अपशब्द ना बोला हो, पहला पत्थर मारने का अधिकार। इन सारी चीज़ों से अगर गाड़ी जीवन की आगे बढ़ती तो खड़क सिंह की वो कहानी, बाबा खड़क सिंह वाली, कभी हमें याद नहीं आती।
जिन्होंने भिखारी बनकर उनका घोड़ा ले जाने वाले डकैत से कहा था कि तुम ये मत बोलना कि तुमने भिखारी बनकर मुझे लूटा, नहीं तो लोगों का भिखारी से विश्वास। लेकिन ये राजनीति है, वो एक अलग सच्चाई है। शुक्ला जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, एक बहुत छोटी टिप्पणी आपकी। जी, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक कहानी सुरेश सेठ साहब की और अपने कुशाभाऊ ठाकरे जी की बताता हूँ। बहुत छोटी सी लाइनें हैं। बेसिकली कुशाभाऊ ठाकरे जब अध्यक्ष बने थे तब इंदौर आए थे, तो भाजपा कार्यालय पर सेठ साहब उनके मित्र थे तो मिलने गए थे, तो बड़ा हलकप मच गया था कि सुरेश सेठ कैसे पहुंचे। तो सेठ साहब जब पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कुशाभाऊ ठाकरे बाहर आए और दोनों गले मिल के अंदर चले गए। 20-25 मिनट तक ठहाके लगते रहे। जब सेठ साहब बाहर निकल के आए कमरे से तो पत्रकारों ने पूछा कि साहब आप क्या भाजपा में आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेरी उनकी विचारधारा बहुत अंतर है। बोले वो तो सवाल ही नहीं उठता मैं जाऊंगा। बोले आप कैसे आए थे? बोले यहाँ, बोले मैं इसलिए आया था कि एक तो अध्यक्ष बन गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशा, और मेरा दोस्त है पुराना। बोले तो मैं इसको बोलने आया था समय पे खाना वाना खाना, तुम्हारी तबीयत ठीक रहती नहीं, जवाबदारी तुम पे बढ़ गई है, तो आगे से ध्यान रखना। और बोले दूसरी बात है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पहले कह रहा था मुझसे कि मैं तेरे को जिरावन भिजवाऊंगा, तो 6 महीने से जिरावन ही नहीं आया, तो बोलने आया था मैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, तो मुझको ये बोलने आया था कि मैं मंच पे रहूंगा, तू गेट पे खड़े रहना भाई, मेरे समय पे आके खड़े हो जाना। तो राजनीति के इतने महत्वपूर्ण रिश्तों के बीच देश में राजनीति हमने देखी है। कहाँ की राजनीति हम जा रहे हैं, ये राजनेताओं को भी सोचना पड़ेगा। अगर ठीक है जीतू पटवारी पे को हमला हुआ था तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके पूछ लेना था। बिल्कुल कहता बिल्कुल कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत हो तो आप बताना, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, महत्वपूर्ण बात है। और बशीर बद्र साहब तो काफ़ी पहले लिख गए हैं कि दुश्मनी का सफ़र 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे। मोहब्बत का सफ़र कभी नहीं थकता, वो बदस्तूर जारी रहता है, आगे बढ़ता है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें कोई भी बिना मुस्कुराए नहीं रह पाता। आज हम सब मुस्कुराना भूल रहे हैं, हमारे चेहरे तन जाते हैं जब हमारे सामने प्रतिद्वंदी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ मूठ की तरफ, तलवार की तरफ चला गया। ये कौन सी दुनिया है साहब? आप दोनों एक दूसरे को शादियों में बुलाते हैं, आप दोनों एक दूसरे की पर्दे के पीछे तारीफ करते हैं। ये अचानक क्या घट गया बीते 10-15 सालों में कि पर्दे के सामने टेलीविजन की डिबेट्स में आप दुश्मनों की तरह बात करने लगे? छोड़िए सर, छोड़िए इन सब बातों को। आइए, मोहब्बत करिए, प्यार करिए और सामने भी खुल के बोलिए। एक दूसरे के घर जाइए, खाना खाइए, ये परंपरा है भारतीय राजनीति की। छोड़िए इन सारी चीज़ों को। बहुत शुक्रिया। आगे देखिए हमारा खास न्यूज़ी प्रोग्राम क्राइम मैटर। नमस्कार।